हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार फार्मर परीक्षा जो कि 27 मार्च को होने वाला है, उसके लिए आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल है। इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन, जी बिल्कुल फिर से बोल रहे हैं, इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले आप लोगों से जितना हो सके इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है, क्योंकि यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जा रहा है ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया? तो पियरे डे कॉर्बेटिन ने। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जाता है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य कौन कौन से हैं, तो याद रखना है ओलंपिक के जो आदर्श वाक्य है वो 3 लैटिन शब्द में शामिल है। लैटिन शब्द में सिटियस है, अल्टियस है और फोर्टियस है। हिंदी में बात करें तो तेज, उच्चतर और मजबूत। याद रखना है ओलंपिक का आदर्श वाक्य हिंदी में बात करें तो कौन से है? तेज, उच्चतर, मजबूत। फिर से बोल रहे हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है तेज, उच्चतर और मजबूत है। याद रखना ये हिंदी में है और ये भी याद रखना है आदर्श वाक्य लैटिन भाषा से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? इस पर जितना स्टार हो सके स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? काफी बार एग्जामों में पूछा गया बिहार के एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? तो केरल का है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर करेंगे सही से, फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है रोपड़ जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। बाकी चंद्रो, मोहनजोदड़ो और ये जो ऑप्शन डी में है सभी के सभी ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1990 में मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? सोच समझ का आंसर करना है और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 3 से संबंधित है। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, आंसर करेंगे। किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था? सोच समझ का आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? चलिए तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 20 मई को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना है 20 मई को रेस्क्यू डॉग डे मनाया जाता है, 22 जून को विश्व वर्षा वन और 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। सभी को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सोच समझ कर आंसर करना है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और याद रखना है हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो 1921 ईस्वी में। याद रखना है डेट को पूछा जाता है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है? आंसर करेंगे। बोला जा रहा है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसको समर्पित है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। याद रखना है राष्ट्रीय एकता दिवस को नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी जाना जाता है और यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है।
फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है इथिलीन, याद रखना है इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता निम्न में से किससे संबंधित है? सोच समझ कर आंसर करना है। बोला जा रहा है गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते और तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? आंसर करेंगे किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। सोच समझकर आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन किसको दिया है डी को, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा काली मृदा को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है रेगुर मृदा को काली कपास मृदा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है? सोच समझकर आंसर करना है। कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? सोच समझकर आंसर करना है। और फिर से बोल रहे हैं आज के सेशन का प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा गुरु तेग बहादुर। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। याद रखना है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर करेंगे टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? चलिए तो याद रखना ये मैसूर का। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से किसके कारण हुआ? आंसर करेंगे। तो याद रखना ये कांड किसके कारण? तो रॉलेट एक्ट के कारण। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित स्थान किस उत्पाद निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? आंसर करेंगे। देखिए यहाँ से ये भी प्रश्न बन रहा है कि भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। और ये जो बोला जा रहा है कि किसके उत्पाद निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए के साथ चला जाएगा स्टील के। याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टील। याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में। इस डेट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ष में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? आंसर करेंगे। तो याद रखना इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा दोनों में, 1931 में भी और 1932 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। और याद रखना जनगणना जो है ये प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा जनगणना हो जाएगा। और याद रखना है 2021 में जनगणना अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था। और ये याद रखना है 2021 का जो जनगणना होगा इसमें 16 भाषाओं पर करने का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर करेंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो याद रखना है ये किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल कितने महीने से अधिक नहीं हो सकता है? आंसर करेंगे। तो याद रखना है 6 महीने। याद रखना है 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य कौन से सागर को जोड़ती है? आंसर करेंगे। जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य कौन से सागर को जोड़ती है? तो याद रखना है ये जो है ये किसको जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। चलिए आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि चौधरी चरण सिंह भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये 5वें नंबर के। याद रखना है 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है?
तो याद रखना है भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था। और याद रखना है इसको मिनी संविधान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या है? आंसर करेंगे। तो याद रखना है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष की है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का अधिकतम सीटों पर कितना हो सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये भी दिया गया है अनुच्छेद 80 में क्या दिया गया है, राज्यसभा का अधिकतम सीटों पर कितना हो सकता है, मतलब राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है। तो याद रखना है 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है तो 245 है, 5 और बढ़ाया जा सकता है। याद रखना है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आंसर करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई, याद रखना है 3 मई 1939 ईस्वी में किया था। याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच निम्न में से कौन सी नदी बहती है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 29 के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से इस सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, नर्मदा। याद रखना है और ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? आंसर करेंगे फटाफट से आंसर करेंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सिक्किम। अगर अधिक की बात करें तो यूपी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, डी के साथ चला जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की थी? आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बिहार फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स फिर से बोल रहे हैं सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो याद रखना है महाबलेश्वर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आंसर करेंगे। तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खुंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? आंसर करेंगे ये जो खुंग है ये किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या देगा, मिजोरम के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर करेंगे। तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोगोना किस राज्य का एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है? आंसर करेंगे गोगोना किस राज्य का एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल असम का हो जाएगा। याद रखना है असम का है। अगला प्रश्न है तापमान की मूल इकाई क्या है? आंसर करेंगे तापमान की मूल इकाई क्या है? तो याद रखना है तापमान की मूल इकाई केल्विन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर करेंगे तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो याद रखना है उद्गम स्थल क्या है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मुलताई है। और मुलताई कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली क्रांति किससे संबंधित है? आंसर करेंगे। तो याद रखना है काली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धलो किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर करेंगे धलो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर गोवा के साथ चला जाएगा, ये गोवा का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है सिंगा किस राज्य का पारंपरिक पवन वाद्य यंत्र है? फटाफट से आंसर करेंगे, सिंगा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो याद रखना है ये किसका है, तो झारखंड का है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? आंसर करेंगे। तो याद रखना है भूरी क्रांति चमड़ा या कोको से संबंधित है। अगला प्रश्न है नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर करेंगे। तो याद रखना ये हरियाणा का नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और इस पुरस्कार को पहली बार 1985 ईस्वी में भालचंद्र भास्कर भागवत को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल हुमायूं के पुस्तकालय कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। भारत में मुगल हुमायूं के पुस्तकालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 2002 ईस्वी में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक किस तत्व के यौगिक होते हैं? आंसर करेंगे। तो याद रखना है, ये कार्बन याद रखना है, कार्बनिक यौगिक कार्बन तत्व के यौगिक होते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासक के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।